चलो हाँ जी, सारे बच्चे होमवर्क करते रहना। तो चलो आज की क्लास का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, ग्रासलैंड और ओशियन से रिलेटेड जो भी आपके काम की चीजें वो करना है। तो गाइस ग्रासलैंड, जिसको आप हिंदी में घास के मैदान पढ़ते हो, वो हमको पढ़ना है। और गाइस यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ग्रासलैंड के बारे में तो आपको मैं बेसिक आइडिया देता हूँ। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग अतुल, गुड इवनिंग। देखो सपोज करो सारे बच्चे, ये सपोज करो हमारी अर्थ है, ये सपोज करो हमारी अर्थ है, और गाइस ये है आपका इक्वेटर, ये है हमारा इक्वेटर, ये है हमारी भूमध्य रेखा, ठीक है। और ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा, ठीक है। और यहाँ पर आपने मिल जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, जिसको आप बोलते हो मकर रेखा। तो हुआ क्या, जो ग्रासलैंड पाए जाएंगे इन एरियाज में इनको अपन लोग बोलते हैं ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। सारे बच्चे ध्यान दें, इनको हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, यानी कि उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। ऐसा क्यों? क्योंकि ये ट्रॉपिकल रीजन में मिल रहे हैं, बिल्कुल अब की बार नहीं छोड़ना है किसी को। तो इसको देखो, ये पूरा रीजन क्या है, ट्रॉपिकल रीजन है। ये बात आप सारे बच्चे जानते हो नहीं जानते हो बताओ? ये पूरा रीजन ट्रॉपिकल रीजन है, इसलिए अपन लोग इसको क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, ठीक है। इसके ऊपर वाला अगर हम लोग बात करें गाइस 66.5 तक, यहाँ तक, इसको यहाँ पर जो ग्रासलैंड मिलते हैं इनको हम लोग बोलते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड। और अगर मैं बात करूं हिंदी में, इसको अपन क्या बोल देंगे गाइस बताओ? हिंदी में अपन लोग इसको क्या बोल देंगे? शीतोष्ण घास के मैदान। हालांकि आपसे ये नहीं पूछेगा कि कौन सा ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, कौन सा शीतोष्ण यानी कि टेम्परेट है, बस आपको ये याद रखना है। तो जो बच्चों को नहीं पता मैं उनको बता देता हूं गाइस फिर से एक बार। हमने क्या पढ़ा था कि ये जो बिटवीन ट्रॉपिक्स है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, कर्क रेखा से लेकर के मकर रेखा, ये जो पूरा एरिया आप देख रहे हो गाइस, इसके बीच में जो ग्रासलैंड मिलेंगे वो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। यहां पर जो ग्रासलैंड मिलेंगे उनको हम लोग बोलते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड या फिर शीतोष्ण घास के मैदान। अब गाइस आपको बता दूं कि ट्रॉपिकल ग्रासलैंड के अंडर में एक सब कैटेगरी भी कभी कभी बोल दी जाती है, जो इक्वेटर के पास में पाई जाती है, जो इक्वेटर के आसपास पाई जाती है। और इन्हीं को अपन लोग बोल देते हैं क्या, आप सारे बच्चे ध्यान से सुनते जाओ, इनको हम लोग बोलते हैं इक्वेटोरियल ग्रासलैंड। इक्वेटोरियल, आपके मतलब की बात बताऊंगा यार, बहुत प्रवचन करने का मतलब नहीं, क्वेश्चन आपके फंसाना है मुझे बस। इक्वेटोरियल ग्रासलैंड, जिसको अपन लोग बोलेंगे विषुवतीय घास के मैदान। तो कहीं ना कहीं आप सारे बच्चे बोल सकते हो कि ट्रॉपिकल ग्रासलैंड के अंडर में ही हमको क्या देखने को मिलता है, इक्वेटोरियल ग्रासलैंड देखने को मिलता है। तो बिल्कुल भी परेशान मत होना, बिल्कुल भी घबराना मत, ठीक है। तो सारे बच्चे एक बार मुझे कमेंट करके बता दो कि ये सारी बातें आपको बिल्कुल क्लियर है। तो अब हम लोग मेन मुद्दे पे चलते हैं, मेन टॉपिक पे चलते हैं। और यहां पर आपको मैं बता दूंगा, तो आप सारे के सारे बच्चे, ये जो आपको दिख रहा है ना मैप, अभी ये पूरे मैप में मैं आपको चीजें एक एक करके क्लियर करा दूंगा, टेंशन मत लेना, सारे बच्चे ध्यान देंगे। तो सबसे पहले गाइस अगर हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं ए, बट ए इज नथिंग बट द पार्ट ऑफ बी। ए को मैं बोल देता हूं इक्वेटोरियल ग्रासलैंड, ए को मैं बोलता हूं इक्वेटोरियल ग्रासलैंड। और अगर गाइस मैं बात करूं इक्वेटोरियल ग्रासलैंड के बारे में, तो इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे, विषुवतीय घास के मैदान। अब गाइस अगर मैं बात करूं इक्वेटोरियल ग्रासलैंड, विषुवतीय घास के मैदान के बारे में, तो आप इसको याद कैसे करोगे? इनका नाम है सेल्वास, क्योंकि ये इक्वेटर के आसपास वाले रीजन में देखने को मिलते हैं, सेल्वास। और गाइस मैंने आपको याद करो ट्रिक बताई थी, सारे बच्चे एक बार कमेंट करके बता दो कि सेल्वास कहां पाए जाएंगे, सेल्वास कहां पाए जाएंगे। ये वो रीजन है गाइस जहां पे सेल्वास पाए जाएंगे, मैं आपको बताता हूं। ये देखो, ये वो रीजन है जहां पे सेल्वास पाए जाते हैं। ये सर नहीं, जो ग्रीन ग्रीन आप देख रहे हो, ये ग्रास के मैदान है, ये घास के मैदान है, ये ग्रासलैंड है, ठीक है। तो गाइस मैंने आपको बताया था ब्राजील, बहुत सही यार रितेश, वेरी गुड। मैंने आप लोग को जब साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था। तो सेल्वास कहां पाए जाते हैं? ब्राजील। और अपन याद इसको कैसे कर सकते हैं? सिलाई करते हैं, कहां के वासी? ब्राजील के वासी। तो इस तरीके से याद हो जाएगा सेल्वास, सेल्वास। वेरी गुड गाइस, वेरी गुड गाइस, गुड गोइंग। तो इक्वेटोरियल ग्रासलैंड में एक ही है, हालांकि इक्वेटोरियल ग्रासलैंड इज नथिंग बट द पार्ट ऑफ ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, है ना, ये मैंने आपको बताया। सेकंड टाइप के ग्रासलैंड की शुरुआत करते हैं, जिनको गाइस हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, ये सारे बच्चे याद कर लेना, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। और यहां पर मैं आज काफी ज्यादा ट्रिक्स वगैरह यूज करूंगा ताकि आप लोगों को लिए याद हो जाए। हाँ, ब्राजील के लोग सिलते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सारे बच्चे इसी तरीके से याद रख लेना। सारे बच्चे कमेंट ना देख पाऊँ तो बेटा इग्नोर कर देना किस चीज़ को, कि हाँ सर ने हो सकता है ना देखा हो, बट हाँ आपके अगर गाइज मैं बात करूँ तो कमेंट देखने की कोशिश बिल्कुल कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल।
अगर गाइस हम लोग बात करें, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये देखो यहाँ पे, ये अगर हम लोग मैप देख लें, इसको थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ आपके लिए, ये अफ्रीका। अगर गाइस इस अफ्रीका के ऊपर मैं फोकस करूँ तो देखो ये जा रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कहाँ गया यार कलर, हाँ ये रहा, ये जा रही है दोस्तों, ये जा रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये जा रही है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो देखो अगर मैं बात करूँ कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में बहुत ज़्यादा एरिया है, तो अफ्रीका में बहुत ही ज़्यादा आपको इस रीजन में ट्रॉपिकल ग्रासलैंड देखने को मिलेंगे गाइस, है ना। और आप लोग देख भी सकते हो जो ग्रीन ग्रीन करके दिखा रहा है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, और इनको हम लोग बोलते हैं सवाना। क्या बोलते हैं? सवाना। तो गाइस अगर आप लोगों से पूछ लिया तो मेरा फर्स्ट वाला हो जाएगा यहाँ पे सवाना। सवाना ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, आपके एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। तो आपको मैंने अभी दिखाया कि सवाना जो ग्रासलैंड है ये कहाँ पे मिलता है? अफ्रीका। कहाँ पे मिलता है? और अफ्रीका। और आप इसको याद कैसे करोगे? आप इसको याद ऐसे कर लेना, ऐसे याद कर लेना, ऐसे कर लेना, एक ट्रिक बना लेना, फ्री का बनाना। क्या बना लेना? फ्री का बनाना। फ्रीका से हो जाएगा अफ्रीका, बनाना से हो जाएगा सवाना। फ्री का बनाना। अगर आप चाहो तो मैं यहाँ पे साइड में लिख दूं क्या? अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे मैं साइड में लिख देता हूँ, फ्री का बनाना। फ्री का बनाना तो याद रह जाएगा। फ्री का बनाना मतलब फ्रीका से अफ्रीका, बनाना से सवाना। गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग मीनू। हाँ, ऑस्ट्रेलिया में भी ग्रासलैंड है सेम सवाना, बट उसको हम सवाना के नाम से नहीं जानते ज्योतिरादित्य, तो उनको हम नॉर्मली डाउन्स बोल देते हैं। एक्चुअली मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको ब्रॉडली क्लासीफाई करें तो देखो यहाँ पे एक बात समझो, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड को, क्योंकि सबसे ज़्यादा आपको ये अफ्रीका वाले रीजन में पाए जाते हैं, तो इन्हीं ट्रॉपिकल ग्रासलैंड को कभी कभी हम सवाना के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सवाना के भी नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग को कई सारी बुक्स में ऑस्ट्रेलिया भी मिल जाता है, तो याद रखना ऑस्ट्रेलिया में लोकल उसको डाउन्स बोलते हैं, पर सवाना सारे के सारे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। क्योंकि आप देखो मैंने अभी आपको इमेज में दिखाया कि ये पूरा का पूरा ट्रॉपिकल रीजन है, ये पूरा का पूरा आप देख रहे हो ट्रॉपिकल रीजन है, ये पूरा रीजन आपका ट्रॉपिकल रीजन है, यस और नो। और इसी को हम लोग सवाना ग्रासलैंड बोलते हैं। और अगर गाइस मैं बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया में भी इनको बोलेंगे, बट याद रखो ऑस्ट्रेलिया में मेनली उनको डाउन्स बोलते हैं। पर अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो याद रखना अफ्रीका, सारे बच्चे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर गाइस से मूव करूं, जो बच्चों को लग रहा है कि ये लेक्चर यूजफुल नहीं है गाइस, मैं यही बोल सकता हूं कि आप अपना 1 मार्क्स खो रहे हो। सेकेंड हो जाएगा वेल्थ, सेकेंड हो जाएगा वेल्थ। और अगर मैं गाइस बात करूं वेल्थ के बारे में, तो ये भी मैंने आप लोग को पहले दिखाया था जब मैं आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट पढ़ा रहा था। तो साउथ अफ्रीका, सॉरी ये यहाँ पे मैं टेम्परेट ग्रासलैंड में कैसे चला गया, सॉरी, रुको एक मिनट, मैं अभी आपको ट्रॉपिकल करा रहा हूँ, पहले अपन ट्रॉपिकल तो कर लें। हाँ, उसके बाद हमारा दूसरा हो जाएगा कंपोज। ये हम लोगों ने पढ़ा था, नहीं पढ़ा था? कंपोज। तो आप सारे बच्चे एक बार कमेंट करके बताओ कि जो कंपोज ग्रासलैंड है ये कहाँ पाए जाते हैं। सारे बच्चे कमेंट करके बताओ, फिरकी लेते हैं, ठीक है। कमेंट करके बताओ कंपोज कहाँ पे पाए जाते हैं। मैंने आपको ये पढ़ा रखा है, आप सारे बच्चे कमेंट करके बता दो कि कंपोज ग्रासलैंड जो है वो कहाँ पे पाए जाते हैं। एक बार सारे बच्चे कमेंट करके बताओ कंपोज ग्रासलैंड कहाँ पे पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो है अगर गाइस हम लोग बात करें तो ये भी आपको ब्राज़ील में देखने को मिलते हैं। मैंने आपको बता रखा है ये सब, ये भी आपको ब्राज़ील में ही देखने को मिलते हैं। और याद रखना कैसे कि कैंप में, ऐसे याद कर लेना कि जो कैंप लगाते हैं, कैंप में रहते हैं, ऐसे याद रखना कि जो कैंप में रहते हैं, कहाँ के लोग कैंप में रहते हैं? ब्राज़ील के लोग कैंप में रहते हैं, ठीक है ना। कैंप में रहते हैं कहाँ के लोग? ब्राज़ील के लोग। ब्राज़ील के कैंप में लोग रहते हैं, याद रखना ब्राज़ील के कैंप में लोग रहते हैं, ब्राज़ील के कैंप में लोग रहते हैं। सारे बच्चे ध्यान रखेंगे, ब्राज़ील के कैंप में लोग रहते हैं, ठीक है ना। तो ये साउथ अमेरिका जो दिख रहा है यहाँ पर आपको कैंपोज ग्रासलैंड देखने को मिलेगा। ये पूरा का पूरा ग्रासलैंड वाला एरिया है जितना भी आपको ग्रीन दिख रहा है, ठीक है। इसके बाद थर्ड चलते हैं, लैनोज। थर्ड चलते हैं लैनोज। अगर गाइस मैं बात करूं आपके सामने इस वाले ग्रासलैंड के बारे में, तो देखो जितने भी मैं आपको ग्रासलैंड पढ़ा रहा हूँ ना, इसको आप अच्छे से ध्यान रखना, जो क्योंकि ये एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। अगर हम लोग बात करें थर्ड वाले के बारे में, ये उस साइड में लिख देता हूँ तो ज़्यादा बेटर होगा, या फिर यहीं लिख देता हूँ। अगर मैं बात करूँ इसका नाम क्या है? लैनोज। तो गाइस अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि जो लैनोज ग्रासलैंड है ये कहाँ पे मिलते हैं, तो ये मैंने आपको उस समय मैप में दिखाया था, वेनेजुएला। उस समय मैंने दिखाया था वेनेजुएला प्लस कोलंबिया, वेनेजुएला प्लस कोलंबिया में मिलते हैं, ठीक है। और गाइस अगर मैं बात करूं तो ये रहा, देखो ये कलर करके मैं दिखा देता हूँ, ये रहा वो ग्रासलैंड, वेनेजुएला और कोलंबिया में ये रहा,
ये रहा वेनेजुएला और कोलंबिया में अगर मैं बात करूं तो ये है लानूस, इसका प्रोनाउंसिएशन होगा लानूस, ठीक है ना, प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, लानूस, बिल्कुल बिल्कुल, वेनेजुएला एंड कोलंबिया। अगर मैं बात करूं ट्रॉपिकल में एक और है, उसको भी यहीं पे लिख देता हूं, दिखेगा नहीं दिखेगा एक बार मुझे बताना तो कमेंट करके सारे बच्चे, ये यहाँ पे शो हो पाएगा या नहीं अगर मैं लिखूं तो, क्योंकि मैं लिखने की कोशिश करूंगा, ना दिखे तो बता देना। सेरेडो, अगला हो जाएगा सेरेडो, नहीं दिखेगा ये, चलो इसको मैं नेक्स्ट पेज में लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर गाइस हम लोग बात करें, इसको हम लोग नेक्स्ट पेज में लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं सेरेडो। तो गाइस अगर मैं बात करूँ, ये जो है सेरेडो, ये आपको मिलेंगे कहाँ पर मिलेंगे, तो ये आपको मिलेंगे साउथ ईस्ट ब्राज़ील में, साउथ ईस्ट ब्राज़ील में। और आप इसको याद कैसे कर सकते हो, सरने दो कहाँ के लोगों को, साउथ ईस्ट ब्राज़ील के लोगों को। इस तरीके से आप आराम से याद कर सकते हो, ठीक है। हाँ जी गाइस, मैंने ऊपर लिख दिया है, सरने दो कहाँ के लोगों को, साउथ ईस्ट ब्राज़ील के लोगों को। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से याद कर सकते हो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। और अब हमारा आता है थर्ड वाला, तो कौन कौन सा हो गया, सवाना हो गया, कैंपोज हो गया, लानोस हो गया, सेरेडो हो गया, ठीक है। हाँ गाइस, डन, मैं समझ गया, नहीं दिख रहा, कोई दिक्कत नहीं यार, मैंने चेंज कर दिया। टेम्परेट ग्रासलैंड, टेम्परेट ग्रासलैंड, और इसी को अपन हिंदी में बोलते हैं शीतोष्ण। यार आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही है ना, आप लोग पढ़ तो रहे हो ना, ये ऐसा तो नहीं कर रहे हो ना कि नॉन टेक्निकल को बिल्कुल ताक पे रख दिया है, पढ़ नहीं रहे हो, ठीक है। बिल्कुल पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि अब मुझे यहाँ पे अगर मैं गाइस बात करूँ तो यार जितने बच्चे हो यार, सबसे पहले यार सेशन को लाइक करो यार, जितने बच्चे हो सबसे पहले सेशन को लाइक करो, जितने हो यहाँ पे सारे बच्चे। अगर मैं बात करूँ टेम्परेट के बारे में बात करूँ गाइस, तो आपको याद रखना है कुछ चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले टेम्परेट ग्रासलैंड में हम लोग एक देख लेते हैं, पुस्ताज, क्या याद रखेंगे, पुस्ताज। और ये हमको मिलता है कौन सी कंट्री में, ये हमको मिलता है हंगरी में। ये हमको कहाँ पे मिलता है, हंगरी में। और गाइस इसको आप याद कैसे कर सकते हो, बहुत ही आसानी से, जब भी हम हंगर होते हैं तो हमको चाहिए पास्ता। जब भी हम हंगर होते हैं हमको क्या चाहिए, पास्ता। समझ पा रहे हो, जब भी हम हंगर होते हैं हमको क्या चाहिए, पास्ता। ओके गाइस, ठीक है ना। जब भी हम हंगर होते हैं हमको क्या चाहिए, पास्ता। तो हंगरी में यानी कि यूरोप में आपको टेम्परेट ग्रासलैंड देखने को मिलेंगे। और यूरोप में क्यों मिलेंगे यार, बहुत ही सिंपल यार ये बात, यूरोप में क्यों देखने को मिलेंगे यार, देखो ये यूरोप में अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पर आपको जो हंगरी में क्या मिलेंगे, हंगरी में टेम्परेट ग्रासलैंड को देखो, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये वाली लाइन, और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर ये जो लाइन आप देख रहे हो, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इसके ऊपर पूरे आपको कैसे ग्रासलैंड मिलेंगे, टेम्परेट ग्रासलैंड मिलेंगे। और यहीं से अगर मैं गाइस एक और बात बताऊं, ये देखो, ये इस साइड देखो, ये है आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, इसके नीचे भी आपको क्या मिलेंगे, टेम्परेट ग्रासलैंड मिलेंगे, है ना। तो ऑस्ट्रेलिया में अगर आप ध्यान से देखो, ऑस्ट्रेलिया में आपको दोनों ही मिलने वाले हैं, ठीक है। आप देखो ऑस्ट्रेलिया में आपको टेम्परेट भी मिलेंगे और साथ में किसके बारे में बात करेंगे गाइस, अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर हमको दूसरे भी मिलेंगे। आई होप बात समझ पा रहे हो। तो इसीलिए क्या होता है ना, कभी कभी जो यहाँ पे जो अपन लोग बात करें ना, जैसे यहाँ पे मैं यहाँ पे एक अलग से एक बार कम तो यहाँ पे लिख देता हूँ कि ऊपर जो है, जो ऊपर आपको देखने को मिल रहा है, इसको मैं यहाँ पे अलग से क्या लिख देता हूँ, सवाना, क्योंकि हाँ बोल दिया जाता है इसलिए मैं यहाँ पे अलग से लिख देता हूँ, ये रहा आपका सवाना ऑस्ट्रेलिया वाला, ठीक है। क्योंकि ये जो ऊपर वाला आप देखो ये ट्रॉपिकल रीजन में पड़ रहा है। हाँ, पास्ता हंगरी में, डन। तो गाइज याद रखना, जो भी मैं आपको यहाँ पे मैप वगैरह दे रहा हूँ, ये आप सब PDF डाउनलोड कर लेंगे और आराम से इसको पढ़ेंगे। पुस्ताज हमारा हो गया, और यहाँ पे पुस्ताज की स्पेलिंग ही सुधार देनी पड़ेगी मुझे, अब ठीक है, डन। सेकंड गाइस अगर हम लोग बात करें, तो अगला कौन सा हो जाएगा हमारा, यहाँ पे ध्यान देना, सारे बच्चे ध्यान देंगे, सेकंड कौन सा हो जाएगा। सेकंड वाले के बारे में अगर मैं बात करूं गाइस, हाँ बिल्कुल, अगर मैं बात करूं सेकंड वाला, ये आपका हो जाएगा वेल्द, ठीक है ना। सेकंड वाला क्या हो जाएगा, वेल्द। और इसको आप याद रखेंगे कि ये आपको मिलता है कहाँ पे, साउथ अफ्रीका में। ये आपको कहाँ मिलता है, साउथ अफ्रीका में। और आप इसको याद कैसे करेंगे, तो ये इसके लिए मैं एक ट्रिक बता देता हूँ। वीज़ा की स्पेलिंग गलत लिख लेना, वीज़ा। तो वेल्द आपको कहाँ मिलेंगे, साउथ अफ्रीका में। वीज़ा आपको कहाँ का चाहिए, साउथ अफ्रीका का। तो वीज़ा से आप याद रखोगे कि वेल्द आपको कहाँ मिलेंगे, साउथ अफ्रीका में।
क्योंकि ये जो चैप्टर है टोटली ट्रिक से ही अच्छा हो जाएगा मेरे ख्याल से, इसमें ट्रिक आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगला अगर हम लोग बात करें गाइस, अगला अगर हम लोग बात करें तो आपको एक मिलता है प्रेयरी, एक आपको मिलता है प्रेयरी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं इंपॉर्टेंट टिक कर दूं क्या, कौन कौन से बहुत ज़्यादा एग्जाम में आते हैं, ठीक है। यार एक भी मत छोड़ना, पर मैं आपको यही बोलूँगा कि एक भी छोड़ के मत जाना, ठीक है ना। प्रेरी, प्रेरी गाइस आपको कहाँ पे मिलता है, तो ये आपको मिलता है नॉर्थ अमेरिका में। प्रेरी आपको कहाँ पे मिलता है, नॉर्थ अमेरिका में। और गाइस अगर मैं बात करूँ नॉर्थ अमेरिका की, यानी कि उत्तरी अमेरिका की, तो ये कहाँ कहाँ पे आ जाएगा, यूएसए एंड कनाडा, यूएसए एंड कनाडा। और गाइस अगर मैं बात करूँ तो ये मैं आपको यहाँ पे थोड़ा मैप में भी दिखा देता हूँ। ये रहा प्रेरी, ये जो आप देख रहे हो ये प्रेरी ग्रासलैंड है, ये प्रेरी ग्रासलैंड है, ठीक है ना, ये प्रेरी ग्रासलैंड है, ठीक। अब मैं इसको रफ भी कर देता हूँ, प्रेरी ग्रासलैंड, ठीक है। हाँ जी, अब गाइस अगर मैं बात करूँ इसको याद कैसे करेंगे, हाँ इसको याद कैसे करेंगे, याद कैसे करेंगे, तो याद करना बहुत आसान है गाइस। एक छोटी सी ट्रिक है जिसके थ्रू आप इसको याद कर सकते हो, और वो ट्रिक है प्रणाम। स्पेलिंग ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा अल्फ़ाबेट में चेंजेस किए, प्रणाम। अब देखो ध्यान से, PRA प्रणाम से क्या हो जाएगा, प्रेरी, और नाम से हो जाएगा नॉर्थ अमेरिका। PRA प्रेरी एंड नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? यहाँ पे देखो PRA से हो जाएगा प्रेरी और नाम से हो जाएगा नॉर्थ अमेरिका, डन। इसके बाद गाइस मूव करते हैं और फर्दर, और अगला देख लेते हैं जो कि सुपर इंपॉर्टेंट है। अगला सुपर इंपॉर्टेंट है गाइस, फोर्थ वन, और स्टार लगा लेंगे, ये सारे आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। पंपास, पंपास। और गाइस अगर हम लोग बात करें पंपास के बारे में, पंपास के बारे में, तो ये आपको कहाँ मिलेंगे, ये आपको मिलेंगे साउथ अमेरिका में। पढ़ाया था ये तो मैंने वैसे, साउथ अमेरिका में। और गाइस अगर मैं बात करूँ पंपास के बारे में और साउथ अमेरिका में भी कहाँ, तो ये बेसिकली आपको देखने को मिलेगा अर्जेंटीना, जहाँ से लियोनेल मेसी खेलते हैं। और इसके अलावा एक और देश है उरुग्वे, ठीक है ना, एक और देश क्या है, उरुग्वे। और अगर आप सारे बच्चों को याद होगा तो मैंने आपको ये सब वहाँ पे बहुत क्लियरली मैप में विजुअलाइज भी करवाया था, अगर आप सारे बच्चे याद कर पा रहे होंगे तो। उरुग्वे। और इसको याद कैसे करेंगे ये भी मैं आपको बता देता हूँ। याद करना बहुत आसान है। याद रखो एक बंदा है जिसका नाम है, आप बोल सकते हो सैम, सैम से हो जाएगा साउथ अमेरिका, ठीक है ना, सैम। और जो सैम है वो क्या चालू करता है, तो आप याद रखो कि सैम का काम है पंप को स्टार्ट करता है कौन, सैम। पंप को स्टार्ट करता है सैम, बहुत आसानी से याद कर लोगे, साउथ अमेरिका। हाँ जी गाइस, और ये मैंने आपको उससे मैप में भी दिखाया था, और अभी मैं आपको ये दोबारा से भी यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये देखो यहाँ पे आपको पंपास दिख रहा है, यहाँ पे आपको इस समय पंपास दिख रहा है गाइस। और यहाँ पे मैं एक बार वापस आता हूँ और मैं यहाँ पे और आपको क्या बताता हूँ कि इसी एरिया में आपको क्या मिलती है, एक स्पेशल प्रकार की ग्रास जिसका नाम है अल्फा ग्रास, है ना। अपन लोगों ने ये पढ़ा था और आपसे पूछ लिया जाता है कि अल्फा बेसिकली क्या होती है, तो आपको याद रखना है गाइस कि अल्फा एक प्रकार की ग्रास होती है, एक प्रकार की घास होती है, ठीक है ना। हाँ, अल्फा क्या होती है, तो अल्फा एक प्रकार की ग्रास होती है, एक प्रकार की घास होती है, डन। ये बात आपको मालूम होनी चाहिए गाइस, ठीक है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट था, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। इसके बाद आता है डाउन्स, इसके बाद आता है डाउन्स। और जो डाउन्स ग्रासलैंड है ये भी हमको मिलते हैं कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में। और इसको यार याद करने के लिए आपको कोई भी ट्रिक की आवश्यकता कतई नहीं है, क्योंकि ये देखो ऑस्ट्रेलिया हमारे डाउन पे है। यहाँ पे ध्यान से देखना गाइस, ये देखो, ये रहा हमारा देश, ये रहा गाइस हमारा देश, ये रहा हमारा इंडिया। और हम अगर अपने देश से नीचे जाएं, ये देखो हम अपने देश से नीचे जाएं, डाउन जाए, तो हमको क्या मिलता है, ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया हमारे डाउन्स पे। तो ये जो ग्रासलैंड आप देख रहे हो, ये यहाँ वाले, ये वाले और ये वाले, ये कहलाते हैं डाउन्स, ये कहलाते हैं डाउन्स। और ये ऊपर वाले को अपन लोग सवाना के नाम से जान जाते हैं, ठीक है ना, ये कहलाते हैं डाउन्स। सारे बच्चे अगर ये सब क्लियरली विजिबल है तो आप मुझे बता दो, ये डाउन्स है, ठीक है। और यहाँ पे आपको मिलेगा सवाना। तो ये मैंने डाउन्स भी करा दिया। अब अपन आगे चलते हैं, फिफ्थ वन। अगला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेपी। पढ़ाया ये सब कुछ है मैंने आपको, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी में, स्टेपी। अब अगर गाइस मैं बात करूँ स्टेपी ग्रासलैंड के बारे में, तो ये आपको मिलता है कहाँ पर, यूरोप प्लस एशिया में, यूरोप प्लस एशिया में। और यूरोप प्लस एशिया में गाइस अगर हम बात करें, ये कौन से कंट्रीज में मिलता है नॉर्मली, जैसा कि कंट्री लाइक यूरोप की हो गई यूक्रेन ले लो। अगर मैं बात करूं कि एशिया की कौन से ले लो, एक
कजाकिस्तान ले लो, यस सर नो, कजाकिस्तान ले लो। तो गाइस अगर हम लोग बात करें एशिया की तरफ से, मैंने क्या ले लिया, एक कजाकिस्तान ले लिया। अगर हम बात करें गाइस तो एशिया जो है वो यूरोप के साथ लैंड बाउंड्री बनाता है, आप जानते ही हो, और कजाकिस्तान सेंट्रल एशिया में आता है। और इसको याद रखने का एक छोटा सा ट्रिक है मेरे पास, और ट्रिक है सी। ट्रिक क्या है, सी से क्या हो जाएगा, एस से हो जाएगा स्टेपी, ठीक है, ई से हो जाएगा यूरोप, और ए से हो जाएगा एशिया, ए से हो जाएगा एशिया सारे बच्चे, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट गाइस अगर हम लोग मूव करें, अगला अगर हम लोग मूव करें तो नेक्स्ट देख लेते हैं 7। अगला देख लेते हैं 7। तो ये हो जाता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, कैंटरबरी। अगर मैं बात करूं गाइस तो यहाँ पे कल अगर बात करें तो 102 डेज़ के बाद, आफ्टर 102 डेज, 102 दिन के बाद कोरोना पॉजिटिव यहाँ पे निकला। और गाइस ये कंट्री है न्यूजीलैंड। ये कंट्री कौन है, न्यूजीलैंड, है ना। और गाइस अगर मैं न्यूजीलैंड के बारे में बात करूं तो आप इसको ट्रिक कैसे याद कर लो, कैंट मतलब समझते हो गाइस, कैंट मतलब क्या होता है, छावनी। ऐसे याद करो कि न्यूजीलैंड में क्या किया जाता है, कैंट में ही सोल्जर्स को बरीड कर दिया जाता है, कैंट में ही सोल्जर को बरीड कर दिया जाता है, कैंट में ही सोल्जर्स को बरीड कर दिया जाता है। तो आप याद कर लोगे न्यूजीलैंड। और गाइस ये सिर्फ याद कराने का ही ट्रिक है, ये सिर्फ याद करने का ही ट्रिक है और कुछ नहीं, ठीक है ना। या फिर आप ऐसे याद कर लो कि जो कैडबरी चॉकलेट है वो कहाँ मिलती है, न्यूजीलैंड में। कैडबरी जो चॉकलेट है वो कहाँ मिलती है, न्यूजीलैंड में। इस तरीके से भी आप याद कर सकते हो। एक लास्ट देख लेते हैं, और इसको याद कराने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद बता दोगे, मंचूरिया। मंचूरिया, आप सारे बच्चे मुझे तुरंत बता दें कि ये मंचूरिया कहाँ मिलेगा। सारे बच्चे एक बार तुरंत बता दें मंचूरिया कहाँ मिलेगा। तो जैसा कि आपके मन में मंचूरियन आ रहा होगा तो बिल्कुल चाइना। हाँ, न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है, वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है, वेलिंगटन। सारे बच्चे अभी तक में कोई डाउट है तो एक बार कमेंट करके बता दो, तब तक मैं थोड़ा सा वाटर ले लेता हूँ। आप लोग एक बार कमेंट करके बता दो। मंचूरिया चाइना, बिल्कुल गाइस। किसी भी बच्चे को यहाँ तक कोई डाउट है तो एक बार बता दो। मैंने यहाँ पे जितना कुछ भी बताया है ये सारे के सारी चीज़ें आपके लिए हैं, आपको इनको याद करना है क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगी, ये आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो क्या अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं गाइस, अगर आप में से किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है तो। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा, बिल्कुल। तो गाइज आई होप आप में से किसी बच्चे को कोई इशू नहीं है और मैं आगे चल रहा हूँ, ठीक है ना, ऑल क्लियर। ओके गाइज, ओके गाइज, चलो। हाँ, तो अब हम लोग मूव करते हैं यार आगे। तो आप हेडिंग देख करके समझ गए हो कि मैं आपको क्या कराने वाला हूँ। तो यहाँ पर एक प्लस कर लेते हैं और यहाँ पे देखते हैं गाइज, मैं आपको वही पढ़ाऊँगा जो आपके काम का है ना। मैं यहाँ पे आपको PhD नहीं कराऊँगा इसमें, जहाँ पे ज़रूरत थी मैंने खुद कराया। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हम लोग यहाँ पे देखेंगे रिगार्डिंग ओशियन। जो महासागर होते हैं उनसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं वो हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। तो जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था बिल्कुल मैं वही कराऊंगा। थैंक यू गाइस, ठीक है। अभिजीत श्रीवास्तव सर, हाँ प्रीतिश भाई, रशिया की अगर हम लोग बात करें तो वो ऐसा बोला जा रहा है कि जनवरी 2021 तक वो सभी कंट्रियों में भी पहुंचा देगा। और अगर आप चाइना की बात करें तो चाइना भी बोल रहा है कि हमारे पास भी ऐसी वैक्सीन है जो सोल्जर्स को हम लोग अपने दे रहे हैं, यस और नो। और मुझे तो डाउट लगता है कि कहीं चाइना ने ही बना करके तो रशिया को नहीं दे दी, पता नहीं। चलो अगर हम लोग बात करते हैं आगे, दोनों 50-50% में बांट लेंगे। चलो आगे देखते हैं। थैंक यू आशुतोष, थैंक यू गाइस। चलो अब लोग आगे चलते हैं। तो गाइस सबसे पहले सारे बच्चे कमेंट में बता दो, ओशियन को सबसे पहले आपको ये बताना है कि ओशियन को अपन हिंदी में बोलते हैं महासागर। सारे बच्चे ये बता दें कि कितने ओशियन होते हैं, टोटल कितने ओशियन हैं, टोटल कितने महासागर हैं। एक बार मुझे आप सारे बच्चे कमेंट करके बता दो, टोटल ओशियन यानी कि महासागर कितने गाइस, मुझे बता दो। मैं कमेंट ही देख रहा हूँ आपके। और गाइस याद रखो टोटल नंबर ऑफ ओशियन है 5। और याद रखो गाइस ओशियन में क्या होता है, आप बोल सकते हो कि कई सी। अच्छा ये समझ में आता है क्या, सी और ओशियन में क्या डिफरेंस है। तो याद रखना गाइस, बहुत सारे सी मिला करके ओशियन बनाते हैं, बहुत सारे सी मिला करके ओशियन बनाते हैं, बहुत सारे सागर मिला करके महासागर बनाते हैं।
तो टोटल ओशियन कितने, 5। ठीक है गाइस, ओके डन। अब अगर ये टोटल 5 हैं तो इनके बारे में हम लोग नंबरिंग कर लेते हैं इनके एरिया के अकॉर्डिंग। सबसे पहले तो इनके एरिया के अकॉर्डिंग इनकी नंबरिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जाएगा कि सबसे बड़ा कौन सा, सबसे छोटा कौन सा है, तो आप आसानी से इसका आंसर दे पाओगे। फिर मैं इसको मैप में भी आपको दिखा दूंगा। तो गाइस सबसे बड़ा हो जाता है पैसिफिक ओशियन। इनके बारे में मैं आपको फैक्ट भी पढ़ाऊंगा जो आपके काम के हैं। पैसिफिक ओशियन, जिनको अपन हिंदी में बोलते हैं प्रशांत महासागर। क्या बोलते हैं गाइस हिंदी में, प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। तो ये सबसे बड़ा है क्योंकि मैं एरिया वाइज आपको बता रहा हूं। सेकंड के बारे में अगर बात करूं गाइस तो ये हो जाएगा अटलांटिक। सेकंड वाला हमारा हो जाएगा अटलांटिक, अटलांटिक महासागर यानी कि अटलांटिक ओशियन। यस और नो, अटलांटिक ओशियन, इसको हिंदी में भी अटलांटिक ही कहते हैं। अगर गाइस अब मैं थर्ड वाले के बारे में बात करूं तो ये एकमात्र ऐसा ओशियन है, ओनली ओशियन है ये, जिसका नेम किसी कंट्री के नेम पे, ये हमारे इंडिया के नेम पर है, इंडियन ओशियन, जिसको अपन हिंदी में हिंद महासागर बोलते हैं। फोर्थ वन आपका हो जाएगा इस अंटार्कटिक ओशियन, अंटार्कटिक ओशियन। और अगर गाइस मैं अंटार्कटिक ओशियन की बात कर रहा हूं तो इसी को आप और एक नाम से जानते हो, इसी को हम बोल देते हैं सदर्न ओशियन। तो कंफ्यूज मत होना, बेसिकली अंटार्कटिक ओशियन। और जो सबसे छोटा ओशियन है गाइस उसके बारे में मैं बात करूं तो वो होता है आर्कटिक ओशियन, वो होता है आर्कटिक ओशियन। ठीक है, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सारे बच्चे एकदम करेक्ट हो। पर गाइस अगर हम लोग बात करें तो टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है, टॉप टू बॉटम जो एरिया हो रहा है वो डिक्रीज हो रहा है। टॉप टू बॉटम एरिया क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ये बात आपको याद रखना, टॉप टू बॉटम एरिया जो है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इस लिहाज से लार्जेस्ट कौन सा हो गया, पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर। एक बात और, आपका ये जो अंटार्कटिक है और ये जो आर्कटिक है गाइस, ये जो ओशियन है ना ये पूरी तरीके से पानी से जमा हुआ है, पानी यहाँ पे जम गया, आप ऐसा बोल सकते हो। या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि भाई इसमें बहुत ज़्यादा आपको स्नो देखने को मिलता है, बर्फ़ बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, काफ़ी हद तक जमा हुआ है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ आर्कटिक की और अंटार्कटिक की, ठीक, जितना ज़्यादा आप पोल की तरफ जाओगे उतना ज़्यादा आपको जमा हुआ देखने को मिलेगा। अब इंडिया को भी चाइना की तरह कह देना चाहिए कि इंडियन ओशियन हमारा है। चलो बेटा, वो आपने जो साउथ चाइना सी सुनते हो ना, साउथ चाइना सी, वो पैसिफिक ओशियन का पार्ट है। ठीक है ना, आपको बता देता हूँ अगर आपके मन में अगर कभी आ जाए तो वो क्या है, साउथ चाइना सी इसी का हिस्सा है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, साउथ चाइना सी इसी का हिस्सा है। ठीक है ना, साउथ चाइना सी इज नथिंग बट द पार्ट ऑफ पैसिफिक ओशियन। ठीक है, चलो अब गाइस एक एक करके अपन सारे ओशियन देख लेते हैं जो हमारे काम के हैं। एक एक करके मैं सारे ओशियन आपको करा देता हूँ जो अपने काम के हैं, और उनको मैं मैप में भी दिखा देता हूँ। एक काम करते पहले मैप में देख लेते हैं। अब इस मैप को देखो गाइस, क्या मैं इसको जूम करूँ क्या, तो आप लोगों के लिए मैं वो भी कर देता हूँ थोड़ा सा। अगर आप लोग टॉप पे देखो तो आपको आर्कटिक ओशियन दिख रहा होगा। अगर आप सारे बच्चे यहाँ पे देखो तो यहाँ पे आपको आर्कटिक ओशियन दिखेगा। नीचे आपको सदर्न ओशियन दिखेगा जो आपको इस वाले एरिया में, जिसको आप है ना, जिसको आप अंटार्कटिक भी बोलते हो। देखो यहाँ पे मैंने लिखाया भी हुआ है, यहाँ पे मैंने लिखाया भी हुआ है अंटार्कटिक और सदर्न ओशियन यानी कि दक्षिणी महासागर। ठीक, अब यहाँ पर आओ, यहाँ पर आप ध्यान से देखो, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन ऊपर है और साउथ अटलांटिक ओशियन नीचे है। अगर आप लोग ध्यान से देखो इसका शेप कैसा है, इसका शेप है एस। नॉर्थ अटलांटिक ओशियन का शेप बड़ा इंपॉर्टेंट है गाइस, इसका शेप है एस। ये देखो एस के जैसा इसका शेप है। जबकि मैं पैसिफिक का बताऊंगा गाइस, है ना, इसका भी मैं आपको बताऊंगा और इंडियन का ही बताऊंगा, बट इसका आपको यहाँ पे मैं क्लियरली विजिबल करा पाता हूँ, बाकी का तो मैं करा नहीं पाऊंगा यहाँ पे क्लियरली विजिबल, पर इसका मैं क्लियरली दिखा सकता हूँ, ये एस के जैसा है। ठीक है, कौन सा, अटलांटिक ओशियन। ठीक है, और गाइस ये देखो इधर भी दिख रहा होगा आपको पैसिफिक ओशियन। इक्वेटर के ऊपर होता है नॉर्थ, इक्वेटर के नीचे हो जाता है साउथ। और यहाँ पर भी देखो, ये अगर आप बात करें थोड़ी देर पहले, ये यहाँ पे आ जाएगा आपका साउथ चाइना सी, पैसिफिक ओशियन का ही पार्ट है। ठीक है, तो गाइस ये मैंने आपको थोड़ा सा दिखा दिया। आई होप कि ये आपकी हेल्प करेगा समझने में कि कौन सा ओशियन कहाँ पर है, कौन सा ओशियन कहाँ पर है, ये समझने में आपकी थोड़ी सी हेल्प तो ये कर ही देगा। थोड़ी सी क्या, एक्चुअली बहुत ज़्यादा हेल्प कर देगा। चलें आगे, हाँ सारे बच्चे बताओ, चलें आगे। जो इतने पानी आ गया, रशिया इंडिया का बेस्ट फ्रेंड इसलिए ऐसा नहीं होते। ओके, अब नहीं बेटा, आजकल रशिया प्रो चाइना हो रहा है, आजकल रशिया प्रो चाइना हो रहा है। ठीक है, आजकल रशिया प्रो चाइना हो रहा है। रीज़न उसकी मजबूरी, क्योंकि अमेरिका ने उसके ऊपर पूरी तरीके से सैंक्शन लगा रखे हैं, तो रशिया प्रो चाइना हो रहा है क्योंकि उसको डिपेंडेंट होना पड़ रहा है चाइना के ऊपर। तो चलो
पहला ओशियन हम देख लेते हैं पैसिफिक ओशियन। फर्स्ट ओशियन हम लोग देख लेते हैं पैसिफिक ओशियन। ठीक है गाइस, अब अगर गाइस मैं बात करता हूँ पैसिफिक ओशियन के बारे में, तो सारे बच्चे ध्यान से देखो। पैसिफिक ओशियन यानी कि हिंदी में प्रशांत महासागर, इसके बारे में बात करें तो ये हमारे अर्थ का 33% पार्ट है। 33% पार्ट ऑफ अर्थ यही है। 33% पार्ट है किसका? अर्थ का। पार्ट ऑफ एरिया लिख देता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। 33% एरिया ऑफ अर्थ, यानी कि जो हम लोगों ने पैंथालासा पढ़ा था ना, तो ऐसा बोल सकते हो कि जो पैंथालासा है उसका पानी आज की डेट में कहाँ पर है गाइस? आप बोल सकते हो उसका पानी आज की डेट में पैसिफिक ओशियन में। अब अगर गाइस मैं बात करूँ तो इसका शेप कैसा है? अब इसका शेप मैं आपको दिखा तो नहीं पाऊंगा गाइस, मेरे को अच्छा कोई डायग्राम नहीं मिला, पर आपको मैं बता देता हूँ कि इसका शेप है ट्रायंगुलर। इसका शेप है ट्रायंगुलर, ठीक है। उसके बाद अगर गाइस मैं बात करूँ, इसको बोल दिया जाता है पार्ट, जो बचा हुआ पार्ट है यानी कि रेस्ट पार्ट ऑफ पैंथालासासी। इसको मैं क्या ही बोलूँ यार, आपको बताया तो दिया। पैंथालासासी का एक बचा हुआ हिस्सा इसको मानते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा यही है ना। जितने भी ओशियन हैं उनमें सबसे बड़ा यही है, लार्जेस्ट ओशियन यही है। ये बात आपको बता चुका हूँ। और गाइस जिस तरीके से प्लेट सिकुड़ रही है ना, तो याद रखना ये ओशियन भी श्रिंक हो रहा है। ये ओशियन भी श्रिंक हो रहा है, सिकुड़ रहा है। प्लेटों के सिकुड़ने के कारण ये ओशियन भी श्रिंक हो रहा है गाइस। और अगर मैं बात करूं, अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि डीपेस्ट ओशियन कौन है, डीपेस्ट ओशियन कौन सा है, तो यही है आपका डीपेस्ट ओशियन। सबसे गहरा महासागर भी यही है, ठीक है ना। ओके गाइस, अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे, आपको बताता हूँ ट्रेंच क्या होता है। गर्थ, ट्रेंच गर्थ होता है महासागर में, यानी कि ओशियन में जो सबसे डीपेस्ट पॉइंट वाले जो 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 गहरी खाइयाँ होती हैं, जो आप बोल सकते हो जो बहुत ज़्यादा गहरा होता है, जो सबसे जो ज़्यादा जो गहरा स्थान होता है, अगर हम लोग बात करें किसमें, समुद्र के अंदर में, ठीक है। तो मैं उसी को बताने जा रहा हूँ अब आपको। देखो अगर गाइस मैं बात करूँ, ये है डीपेस्ट ट्रेंच पूरे वर्ल्ड की भी, एज वेल एज अगर गाइस हम लोग बात करें कि अगर हम लोग बात करें किसके बारे में, पैसिफिक ओशियन की भी, तो याद रखना ये डीपेस्ट एरिया है। डीपेस्ट पॉइंट लिख रहा हूँ मैं, डीपेस्ट पॉइंट में लिख रहा हूँ पूरा हमारे पूरे वर्ल्ड में अगर बात करूँ तो यही है, जिसका नाम है मरियाना ट्रेंच। और मरियाना ट्रेंच एक पूरी की पूरी ये गर्त है। आपको इंडोनेशिया, ये रहा आपका, देखो इंडोनेशिया दिख रहा है, और ये आपका यहाँ पे है फिलीपींस, ये है आपका फिलीपींस, तो नियर फिलीपींस है, नियर फिलीपींस आपको दिख रहा है मरीना ट्रेंच। यस और नो? हाँ जी गाइस, हाँ। तो गाइस आपको सारे बच्चों को याद रखना, जो मरियाना ट्रेंच है ये सबसे ज़्यादा गहरा है। अगर मैं आपको इसकी गहराई की बात करूँ तो समुद्र तल से कितना नीचे जाओगे आप, सोचो, आपको लगभग 11,000 किलोमीटर आप नीचे जाओगे, सोचो। और इसी का जो डीपेस्ट पॉइंट है उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, उसको अपन सी से बोलते हैं। यस और नो? और आपको बताना है कि मरियाना ट्रेंच का भी जो सबसे लोवेस्ट पॉइंट है उसको क्या बोलते हैं। आपको नेक्स्ट क्लास में पता करके आना है कि चैलेंजर डीप क्या है, आपको पता करना है कि चैलेंजर डीप क्या है। और गाइस एक खतरा है कि अगर किसी ने क्या किया, अगर किसी ने यहाँ पर जा करके न्यूक्लियर अगर बोल दो बॉम्ब वगैरह लगा दिया, तो ऐसा बोलते हैं कि जो अर्थ है वो फट जाएगी, क्योंकि सबसे गहरा स्थान यही है, सबसे गहरा स्थान यही है पूरे वर्ल्ड का, मरियाना ट्रेंच। आपको भूलना नहीं है मरियाना ट्रेंच कहाँ पर है, तो आप देख सकते हो गाइस, ये है पैसिफिक ओशियन में। डन। भाई नितिन मोरे यार, आप मेरा एक बार भाई रिवर वाला चैप्टर देखो, वहाँ पे मैंने आपको बता रखा है डेल्टा क्या होता है। जो रिवर्स होती है, अभी सिंपल इतना बता सकता हूँ कि जो रिवर्स हैं समुद्र में मिलने से पहले कई पार्ट्स में डिवाइड हो जाती हैं, इसको अपन लोग क्या बोलते हैं भाई, डेल्टा बोलते हैं। और वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा, ठीक है भाई। बाकी आप एक बार रिवर देखो, फिर भी मैंने आपको एक हल्का सा एग्जाम्पल में बता दिया। नेक्स्ट देखते हैं। तो इतनी बातें आपको पता होना चाहिए। अच्छा सुनो, ये तो मैंने समुद्र में बताया आपको, यहाँ पर अगर मैंने आपको किसने बताया, समुद्र में बताया, पानी में बताया। अगर ज़मीन में पूछ लिया जाए तो क्या हो जाएगा, डेड सी हो जाएगा नॉर्मल, ठीक है। बट आप तो ट्रेंच के रूप में याद रखना, अगर आपको ट्रेंच पूछ लिया जाए तो ये याद रखना, यही आपके लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट चलते हैं सेकंड। सारे बच्चे याद रखो, ये जितने भी पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। अगर गाइस हम लोग बात करें टेम्परेचर ज़्यादा होगा या कम, तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ सबसे ज़्यादा टेम्परेचर किसका है आपको बताऊँ, टेम्परेचर कैसे होता है। टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है वैसे पैसिफिक का, फिर अटलांटिक का, और सबसे ज़्यादा इंडियन ओशियन का। बट एवरेज टेम्परेचर सबसे ज़्यादा इसका ज़्यादा है, एवरेज टेम्परेचर के मामले में ये सबसे ज़्यादा है, ठीक है। हाँ, अब अगर हम लोग बात करें
तो अब हम लोग चलते हैं आगे और यहाँ पर हम लोग देखते हैं सेकेंड वाला पॉइंट। और सेकेंड वाले पॉइंट की तरफ हम अगर हम लोग चलें तो ये हो जाएगा अपना अटलांटिक ओशियन। 3 ओशियन हमको पढ़ने हैं, उनके बारे में जो हल्की हल्की इन्फॉर्मेशन है वो आपको चाहिए। अटलांटिक ओशियन जितनी भी आपको ज़रूरत है उतनी मैं आपको करा दे रहा हूँ, ठीक है बेटा। मीनू कुमारी, मैंने बर्मुडा ट्रायंगल आपको पढ़ा रखा है। जब मैंने आपको क्या पढ़ाया था बताओ? जब मैंने आपको नॉर्थ अमेरिका वाला कंटेंट पढ़ाया था तो मैंने वहाँ पे बर्मुडा ट्रायंगल पढ़ाया था, फ्लोरिडा से निकलता है, यस और नो, वो सब मैंने आपको पूरा ट्रायंगल और डायग्राम सब पढ़ा रखा था। तो प्लीज़ वाला एक बार लेक्चर देखो, ठीक है ना भाई। धनूप मेनन, अगर मैं बात करूँ तो मलक्का जो स्ट्रेट है उसके एरिया से अपन लोग जाते हैं, बट अपन लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग उस ट्रेंच की तरफ ना जाएं। पैसिफिक ओशियन का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है ट्रेड में, अगर हम लोग बात करें तो, ठीक है। चलो अब गाइस याद करते हैं अटलांटिक ओशियन के बारे में हम लोग बात करें तो सबसे पहले गाइस इसका शेप मैंने आपको बता रखा है थोड़ी देर पहले। इसका शेप होता है एस, इसका शेप होता है एस। अब अगर मैं बात करूँ, ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था। एक होता है एक होता है आपका नॉर्दर्न पार्ट और दूसरा होता है सदर्न पार्ट, है ना। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, तो ये मैं यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी दिखा रखा है आपको। और गाइस याद रखना, इसका एक्सपांड हो रहा है, ये अभी भी विस्तार हो रहा है इसका, ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये बात आपको ध्यान में नहीं रखनी है वैसे, ठीक है। आपको तो बस इसका शेप याद रखना है, इसका शेप कैसा है एस, और ये सेकंड नंबर पे आता है, इसका शेप याद रखना है, ठीक है। बस बाकी आपके लिए कुछ भी ज़रूरी नहीं है यहाँ पे। और इसके बाद में बात करें दोस्तों, इसकी जो ट्रेंच है, इसकी जो डीपेस्ट ट्रेंच है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये हमारे लिए ज़रूरी है, इसकी जो डीपेस्ट ट्रेंच है ये हमारे लिए ज़रूरी है क्योंकि ये हमारे काम की है और ये हमारे एग्ज़ाम में पूछी जाएगी। तो चलो हम लोग चलते हैं, आप लोग समझ ही गए होंगे कि हम किसकी तरफ चलने वाले हैं। हम लोग जाने वाले हैं प्यूर्टो रिको ट्रेंच की तरफ। किधर जाने वाले हैं? प्यूर्टो रिको ट्रेंच की तरफ, प्यूर्टो रिको गर्त की तरफ, ठीक है। अब आओ देखते हैं। अब गाइस अगर हम लोग बात करें किसकी तरफ चलेंगे हम लोग? किसी को कुछ इशू आ रहा है क्या दोस्तों? शीतल, वो मीटर है, किलोमीटर में नहीं होगा बेटा, वो मीटर होगा। ध्यान दो, मैंने वहाँ पे मीटर लिखा होगा वैसे, ये देखो यहाँ पे ध्यान से, मीटर मैंने लिखा हुआ है। ठीक है। कोई कुछ और पूछ रहा है क्या? अच्छा, आप ये पूछ रहे हो कि बर्मुडा ट्रायंगल कौन से ओशियन में? हाँ, तो बेटा देखो, बर्मुडा ट्रायंगल आपको कैरेबियन सी के पास में मिलेगा और वो पूरा का पूरा रीजन जो है किसमें आता है? अटलांटिक ओशियन में। अच्छा, आपका क्वेश्चन ये था क्या? ओके, ठीक है, हाँ जी। और दूसरी क्या बात कर रहे हो भाई शिव कुमार, किस चीज़ में? देखो अगर मैं बात करूँ, देखो 2-3 चीज़ें हैं यहाँ पर। एक मलक्का ट्रेड मिलती है यहाँ से, अगर मैं बात करूँ तो देखो होता क्या है कि अगर आप ओवरऑल देखोगे तो अटलांटिक की पोजीशन ही ऐसी कि उसका इस्तेमाल होगा। बट अगर हम लोग बात करें किस हिसाब से, अगर आप लोग बात कर रहे हो भाई किसके हिसाब से बात करो, अगर मैं बात करूं ऑयल के हिसाब से, तो आप पैसिफिक का यूज़ भी ज़्यादा करोगे, याद रखो। और अटलांटिक का यूज़ क्यों हो रहा है ज़्यादा? क्योंकि यार उसकी पोजीशन ऐसी है। आप देखो ना, कहीं पर भी आपको जाना पड़ेगा तो बीच में आपको क्या दिख रहा है? ये अटलांटिक ओशन दिख रहा है, हाँ या ना? तो आपको इसका इस्तेमाल तो सबसे ज़्यादा करना ही पड़ेगा, इसमें किसी को कोई डाउट तो होना ही नहीं चाहिए गाइस। डन, इधर आ जाओ। और जिसकी बात कर रहे हो बर्मुडा ट्रायंगल की, वो यहाँ पे है, ये यहाँ पे आपको बर्मुडा ट्रायंगल देखने को मिलेगा, ठीक है। अपन लोग ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं इन चीज़ों का, यहाँ पे आपको मिलता है। चलो, बिल्कुल बिल्कुल मीटर ही है वो। अब गाइस यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, अगेन हम लोग कैरेबियन सी में आ चुके हैं, और यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है क्या? प्यूर्टो रिको। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा प्यूर्टो रिको। और आप जानते हो कि कैरेबियन सी इज़ नथिंग बट द पार्ट ऑफ अटलांटिक ओशियन, यस और नो, है ना। और यहीं पर आपको बर्मुडा ट्रायंगल नहीं मिलेगा ऊपर। पर ये देखो यहाँ पर अगर गाइस मैं बात करूँ तो ये रहा डीपेस्ट ट्रेंच यहाँ पे, ठीक है। चलो नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। और यहाँ पे अगर हम लोग अगली बात करें तो ध्यान देखो, गल्फ ऑफ मैक्सिको के नियर में, बिल्कुल हाँ, वो तो रीज़न ही है भाई। देखो अटलांटिक जो बिल्कुल यूरोप के बीचों बीच में है, यूरोप और अकेले आप यूरोप नहीं बोल सकते भाई। अगर आप ध्यान से देखो अटलांटिक को, तो ना सिर्फ ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, बल्कि अफ्रीका, यूरोप सबको कनेक्ट करता है। ये एक रीज़न है। हाँ, वापस आते हैं हम लोग और आगे चलते हैं, थर्ड की तरफ चलते हैं।
थर्ड वाला हमारा कौन सा हो जाएगा? तो थर्ड वाला हमारा हो जाएगा इंडियन ओशियन। थर्ड हमारा हो जाएगा इंडियन ओशियन। और अगर गाइस मैं बात करूं इंडियन ओशियन के बारे में, इंडियन ओशियन के बारे में, तो इसको अपन हिंदी में क्या बोलेंगे? हिंद महासागर। और इसके बारे में याद क्या रखना, सबसे पहला पॉइंट इसके बारे में जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में, आपको ध्यान में रखना है क्या? ओनली ओशियन, ओनली ओशियन विच नेम्ड ऑन अ कंट्री। और उस कंट्री का नाम आप सब बच्चे जानते हो, बताओ क्या नाम है उसका? सारे बच्चे इस कंट्री का नाम बताओ तो ज़रा, इसका नेम क्या है सारे बच्चे? हाँ जी, हाँ हाँ बिल्कुल, कमर्शियल। अगर गाइस मैं बात करूं किसके बारे में, अगली बात करूं, देखो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, अभी तक हम लोगों ने 2 ओशियन पढ़ लिए। बट इसके शेप के बारे में गाइस मैं बात करूं इंडियन ओशियन, तो इसके शेप को लेकर के बहुत सारी बातें हैं। बट अगर हम लोग बात करें किसके बारे में, एनसीईआरटी के बारे में, तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये ट्रायंगुलर है। ठीक है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये ट्रायंगुलर है, अपना इंडिया, बिल्कुल सही बात है। और हमारे इंडियन ओशियन का जो डीपेस्ट ट्रेंच है, जो डीपेस्ट ट्रेंच है उसको भी हम लोगों को देखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जब दूसरों का देख रहे हैं तो अपना भी देखेंगे। और इसका नाम हो जाएगा सुंडा ट्रेंच, इसका नाम हो जाएगा सुंडा ट्रेंच। और ये आपको मिलेगा नियर सुमात्रा, नियर सुमात्रा। दैट मीन्स आप समझ गए होंगे कि मैं इंडोनेशिया की बात कर रहा हूँ। नियर सुमात्रा दैट मीन्स आप लोग समझ गए होंगे कि मैं इंडोनेशिया की बात कर रहा हूँ। यस और नो? और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इन तीनों में सबसे कम ट्रेंच कहाँ पर है, तो इसी में है। अब गाइस अगर मैं बात करूँ तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये रहा सुंडा ट्रेंच। और सुंडा ट्रेंच को हम लोग एक और नाम से भी जानते हैं, इसको हम लोग जावा ट्रेंच भी बोल देते हैं। सुंडा ट्रेंच को हम लोग जावा ट्रेंच के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यार देखो सुमात्रा हो गया, जावा हो गया, ये सब बिल्कुल पास पास में है, तो इसको हम लोग सुंडा ट्रेंच को हम लोग जावा ट्रेंच के नाम से भी जानते हैं, नियर इंडोनेशिया। अरे कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, सुंडा ट्रेंच याद हो जाएगा सबको। हाँ कोई नहीं, डिसलाइक आते जाते रहते हैं, उनके ऊपर इतना फोकस मत करो, थोड़े से हिटर्स अपन को चाहिए होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो याद रखो जावा ट्रेंच। अब गाइस हम लोग आगे देख लेते हैं, अब हम लोग आगे देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई इशू आ रहा है तो मुझे बता दो, यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई इशू आ रहा है तो मुझे एक बार बता दो, है ना? नहीं तो मैं कुछ 1-2 इमेज और ऐड करता हूँ आपके लिए और फिर अपन आगे पढ़ते हैं। आप लोग इस इमेज को देख करके समझ जाओगे कि मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ आप लोगों को। ओके गाइस, चलो बताओ ये क्या पढ़ाने जा रहे हैं हम लोग, आप हेडिंग देख करके समझ सकते हो। भाई नितिन भाई, अभी तो मैंने डेल्टा बताया था भाई, और एक बार यार आप थोड़ा सा ये वाला टॉपिक को जान दो यार, फिर मैं डेल्टा बता देता हूँ। आप समझ रहे हो ना, क्लास में यार बता चुका हूँ ये डेल्टा कई बार। आप एक बार रिवर वाला टॉपिक देख लो भाई, अभी अपन लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं ये डिस्टर्ब हो जाएगा इससे पूरा। ठीक है ना? ठीक है भाई नितिन, मैं बता दूंगा, फिर से बता दूंगा, कोई बात नहीं। ठीक है चलो। और एक बात और है, कुछ लोगों से गलती से भी हो जाता है, तो यार कोई बात नहीं, उसके ऊपर इतना माइंड नहीं करना है, कोई दिक्कत नहीं। और वैसे भी गाइस हर चीज़ में ना थोड़ा बहुत चलता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं उससे। चलो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं गाइस, जो आप समझ चुके हो, जो आपके एग्ज़ाम में जितना आता है मैं उतना ही बताऊँगा, उसके ऊपर ज़्यादा रिसर्च नहीं करेंगे। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, एक होता है टाइड, जहाँ नाम सुना ही होगा आपने, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं ज्वार। और एक होता है गाइस एब, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं भाटा। ये पढ़ने वाला है। और गाइस मैं वही पढ़ाऊंगा जो आपके काम का है, फर्जी की अपन लोग बिल्कुल भी यहाँ पे डिस्कशन नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि फिर वो क्या होता है, वो आप लोगों के लिए, मुझे पता है उतना कोई पढ़ने वाला है नहीं, फिर वो आपकी समझ में भी नहीं आएगा, तो उतना ही करेंगे जितनी आपकी ज़रूरत है सारे बच्चे। ठीक है, तो चलो गाइस। हाँ तो गाइस अगर मैं बात करता हूँ जो टाइप एंड ऐप, वो देखेंगे जो हमारे काम के हैं। तो सबसे पहले तो इनका अगर मैं गाइस बात करूँ, ये आपको थोड़ा सा एक बार मैं डायग्राम दिखाता हूँ, और यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करने का ट्राई करूँगा कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। पर उसके पहले मैं कुछ लिख देता हूँ तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। टाइड का मतलब क्या होता है? टाइड का मतलब क्या होता है? आसान भाषा में अगर मैं बात करूँ, टाइड का मतलब आप क्या समझते हो? टाइड का मतलब होता है वाटर का राइज होना, पानी का ऊपर जाना। ठीक है। ऐप का मतलब क्या होता है? अगर हम लोग गाइस बात करें तो जो वाटर का लेवल है ये नीचे होना। बात समझ पा रहे हैं? ये लोअर होगा, ये जब नीचे आने लगेगा पानी तो मतलब आप ये बोल सकते हो कि टाइड का अपोजिट होता है ऐब। इतनी बात समझ पा रहे हो? यहाँ पर वाटर लेवल राइज होता है, यहाँ पर पानी का लेवल ऊपर उठता है। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग लोकेश।
हाँ, लहर जैसा नहीं अनुपम, यहाँ पे जो पानी होता है ना एकदम लहर जैसा नहीं उठता, धीरे धीरे उठेगा, धीरे धीरे नीचे जाएगा। बात करते हैं आसान भाषा में, अगर मैं इसको एक्सप्लेन करने जाऊँ कि टाइड बेसिकली क्या होते हैं, तो अपन इसको ऐसा बोल सकते हैं। बेसिकली मैं टाइड को डिफाइन करने की कोशिश करूँगा, फिर मैं टाइड के आपको टाइप बता दूंगा। बेसिकली टाइड होता क्या है, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो, राइज एंड फॉल ऑफ, क्योंकि जो टाइड होती है ना दो टाइप के होते हैं, है ना। तो आपको एक बार राइज देखने को मिलेगा, एक बार आपको फॉल देखने को मिलेगा, तो इसमें कभी भी घबराना नहीं है। एक तरफ आपको राइज देखने को मिलेगा, एक तरफ आपको फॉल देखने को मिलेगा। तो ये कैसे होगा, पर नॉर्मली अपन लोग इसका मतलब राइज समझते हैं। पहले हम लोग टाइड का मतलब राइज ही समझते हैं एक नॉर्मल वे में, ठीक है। बट मैं आपको जब डिफाइन करूंगा तो मैं आपको बेटर वे में बता देता हूँ। राइज एंड फॉल ऑफ सी लेवल, और ये मेनली कोस्टल एरिया में आपको देखने को मिलेगा। राइज एंड फॉल ऑफ कोस्टल लेवल। रुक जाओ भाई, थोड़ा सा बेटा इंतजार करो बेटा, मैं बता रहा हूँ कि रीजन क्या है। राइज एंड फॉल ऑफ सी लेवल, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं, ये जो राइज एंड फॉल ऑफ सी लेवल हो रहा है गाइस, इसके पीछे रीजन क्या है, समुद्र, अभी मैं आपको पूरा बताऊंगा बेटा। अभी आप लोग थोड़ा सा बस पेशेंस रखो, मैं आपको बता रहा हूं ना, थोड़ा सा वेट करो। रीजन क्या है, तो रीजन होता है ग्रेविटेशनल पुल। याद क्या रखना गाइस, ग्रेविटेशनल पुल, या फिर आप बोल दो आसान भाषा में ग्रेविटेशनल फोर्स। किसका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है गाइस, तो यही आपके एग्जाम में पहला क्वेश्चन। एक तो होता है मून का एंड सन का, बट अगर मैं बात करूं गाइस मेनली किसका होता है, याद रखना मून का ज्यादा होगा, क्योंकि मून हमारे पास है। तो मून का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो पानी को ऊपर उठाता है, और फिर बाद में क्योंकि हम जानते हो हम लोग स्टेशनरी है नहीं, डायनेमिक है, फिर नीचे जाता है। यस सर ना। तो राइज एंड फॉल ऑफ सी लेवल होता है, और ये क्यों होता है, ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून एंड सन। हाँ जी, मैं बात करूं भाई एक एक करके मैं आ रहा हूं। ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून एंड सन, और इसमें इन्फ्लुएंस होता है किसका, इसमें इन्फ्लुएंस भी होता है किसका, रोटेशन ऑफ अर्थ का। यस और नो, इसमें इन्फ्लुएंस भी होता है किसका, रोटेशन ऑफ अर्थ का। और अगर गाइस मैं बात करूं, देखो हमारी अर्थ है वो तो पानी को नीचे की तरफ हमेशा खींचेगी, बट क्या होगा जब कभी भी लूनार डे आता है, तो मून का इंपैक्ट बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, और उसके बाद हमको लो एंड हाई टाइड देखने को मिलते हैं। राइज एंड फॉल ऑफ सी लेवल हमको देखने को मिलता है। हाँ बिल्कुल सही बात कर रहे हो, फोर्स जो है, हाँ बिल्कुल भाई बिल्कुल, ये आप लोगों ने ग्रेविटेशन पढ़ रखा है, वेरी गुड गाइस, ठीक है। बट मैं आपको वही कराऊंगा जो आपके काम का है। अब मेरी बातों को ध्यान से देखो, ये बात सबको समझ में आ गई। अब देखो हाई टाइड, अब जो टाइड होते हैं इसके दो टाइप होते हैं, ये भी मैं आपको पहले पढ़ा देता हूँ, उसके बाद में बात करता हूँ। हाई टाइड क्या होता है, और लो टाइड क्या होता है, और ये कभी भी आपको लूनार डे में देखने को मिलेगा। मैं ये आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो हाई टाइड एंड लो टाइड। हाई टाइड का मतलब होता है जो वाटर होता है गाइस, याद रखना, वाटर राइजेस टू, गाइस थोड़ा सा वेट करो, आपको जो भी आपके काम की चीज़ें वो करा दी जाएंगी, टू इट्स हाईएस्ट, सारे बच्चे ध्यान रखो, हाईएस्ट लेवल। और अगर गाइस मैं बात करूं लो टाइड क्या होता है, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि लो टाइड वो होता है, आप ऐसा बोल सकते हो, वाटर स्टॉप्स फॉलिंग। अगर मैं बात करूं, ये वो पॉइंट होता है जहां पर जो वाटर होता है वो नीचे गिरना कम कर देता है। देखो टाइड एकदम से नहीं आया, एकदम से लहर आई नहीं, धीरे धीरे ऊपर आए, उसके बाद धीरे धीरे नीचे जाएगा। ये सर नो, क्यों हो रहा है, ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है किसका, मून का। ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है किसका, मून का। अब मेरी बात को ध्यान से देखना गाइस, और प्लीज बी फोकस्ड, मैं आपको वही कराऊंगा जो आपके काम का है, इस बात को समझना। नहीं तो जबरदस्ती का मैं यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पढ़ाऊंगा, वो आपके किसी काम का है नहीं। अब एक और मैं आपको बताता हूँ, एक कभी कभी आपके मन में आएगा कि सर ये एब टाइड क्या है, तो ये एब टाइड जैसा होता है क्या है, इसको मैं इतना बता देता हूँ गाइस। ये आप ये समझ सकते हो, जो सी लेवल फॉल्स होता है, जो सी लेवल है, जब वो आपका कम होने लगता है, जब हाई टाइड एक बार हुआ, जब हाई टाइड पे आप गए, फिर जो पानी जो नीचे आने लगता है, इसी को अपन लोग बोलते हैं एब। इसको आप ऐसे समझ लो, मैं यहाँ पे इसको ऐसे बना देता हूँ, यहाँ पे जगह है मेरे पास थोड़ी सी, यहाँ पे देखो, सपोज कर लो ये एक्सिस है, ये सी लेवल है, तो आप ऐसा समझ लो कि ये सपोज करो ये टाइड है, ये ऊपर गया, और जब ये नीचे आ रहा है तो ये एब है।
टाइड में ऊपर जा रहा है और एब में नीचे आ रहा है, इतना आप समझ सकते हो ऐसा। अब देखते हैं आगे। अब यहाँ पर आप लोग बेटा ध्यान से सुनना, ये सपोज कर लो ये एवरेज सी लेवल रहता है, ये नॉर्मल कंडीशन है, ये नॉर्मल, ये नहीं, ये तो लो टाइड हो जाएगा। ये सपोज कर लो ये है एवरेज सी लेवल, समुद्र का पानी सपोज करो हमेशा इतना रहता है। सपोज करना, हाँ स्नेह भाई कैसे हो आप? आई होप मस्त हो गए, बढ़िया पढ़ रहे होगे। तो हम लोग यहाँ पे ज्वार भाटा पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आप बताओ, तो गाइस अगर मैं बात करूँ, ये समुद्र तट की ऊंचाई है, ठीक है गाइस। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, आप यहाँ पे देख सकते हो ये वो वाला पॉइंट है जो आपका एवरेज सी लेवल है। यार करने दो ना डिसलाइक, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग पढ़ाई पे फोकस करो अभी। ये है आपका एवरेज सी लेवल, ठीक है ना। वो बेचारा अपनी ज़िंदगी से फ्रस्ट्रेट है, छोड़ो उसको। ये आपका एवरेज सी लेवल है, ये आपका समुद्र तल की एक औसत ऊंचाई है जो नॉर्मल डेज में आपको देखने को मिलती है, पर जब आप बोल सकते हो जब मून का ग्रेविटेशनल पुल लगता है, जब फोर्स लगता है, तो जो वाटर लेवल है धीरे धीरे राइज करता है, ये धीरे धीरे ऊपर आता है, और ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है, ये आपका हाई टाइड होता है। देखो मैं बहुत ज़्यादा उसमें नहीं जा रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, है ना। ये आपका हाई टाइड होता है, पर फिर बाद में जब ये नीचे आने लगेगा तो देखो ये इसका एवरेज होता है, एवरेज सी लेवल होता है, ये यहाँ से भी और नीचे आता है, और ये इसका लोवेस्ट पॉइंट होता है, ये होता है लो टाइड। और गाइस अब देखो जब लूनार डे होता है उस समय ये होता है, तो ये जो टाइम पीरियड है ना, इस समय ये आपका पूरा एरिया दिखने लगता है। ये नॉर्मली ये जो इतना एरिया ये पानी में डूबा होता है, पर ये पूरा एरिया फिर दिखने लगेगा लो टाइड के टाइम पे। समझ पा रहे हो? ये लो टाइड के टाइम पे ये विजिबल हो जाएगा, यहाँ से पानी हट जाएगा। यस और नो? हाँ, तो गाइस याद रखना यहाँ से पानी हट जाएगा। सारे बच्चे ध्यान से समझ पा रहे हो ना? ये एवरेज सी लेवल है, पानी देखो धीरे धीरे ऊपर गया, हाई टाइड, स्लोली नीचे आ गया, ये इस पॉइंट पर ये लो टाइड हो गया, है ना। इसके नीचे पानी नहीं जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे अगर आप बोलो तो मैं आपके लिए यहाँ पे एक बना देता हूँ, ये आपका हो जाएगा लो टाइड वाला पॉइंट, ठीक है, और ये आपका हाई टाइड वाला पॉइंट हो जाता है। अब गाइस अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊँ तो यहाँ पे आप सारे बच्चे समझो कि ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हो, ये विजिबल हो जाएगा लो टाइड के टाइम पे, ठीक है। मैं आपको बिल्कुल सिंपल एग्जांपल ही करा रहा हूँ जो आपके समझने के लिए ज़रूरी है, ठीक है। चलो हाँ, अब गाइस हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ से हमने क्या सीखा, हमने यहाँ से क्वेश्चन क्या सीखा, यहाँ से हमने क्या कंक्लूड किया, मेरी बात को ध्यान से समझो। यहाँ पर हम लोगों ने कंक्लूड किया कि लो टाइड और हाई टाइड आने के पीछे रीज़न क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण बल है किसका, मून एंड सन का। बट गाइस मून हमारे बहुत पास है, और याद रखना इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये 2 टाइम्स ज़्यादा लगता है अगर मैं बात करूँ सन से। समझ पा रहे हो? तो याद रखना गाइस मून का इम्पैक्ट ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है ना। पर अगर ऑप्शन आएगा तो दोनों लगा सकते हो, बट अगर एक लगाना है तो मून लगा के आना, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो ये थोड़ा सा बेसिक मैंने आपको समझाया, बट जो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है उसको मुझे आपको यहाँ पे क्लियर करना है। जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो मैं अभी आपके साथ में यहाँ पे क्लियर करूँगा। इतनी बातों में किसी भी बच्चे को कोई इशू आ रहा है तो एक बार मुझे बता दो, नहीं तो मैं आगे चलता हूँ। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई इशू आ रहा है तो एक बार मुझे बता दें। ये डायग्राम क्लियर कट एक बार देख लो आप लोग, पूरा का पूरा डायग्राम एक बार क्लियर कट देख लो, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ जो मुझे बताना पॉइंट है। सारे बच्चे एक बार इस पूरे डायग्राम को देखें, और उनको लगता है कि हाँ यहाँ पे हमको ये पॉइंट समझ में नहीं आया तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको तुरंत बता दूंगा, कोई भी इशू नहीं है। सारे बच्चे एक बार देखो। मैं आपके कमेंट ही देख रहा हूँ गाइस, प्लीज़ आंसर करें। आपको कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं किसी भी पॉइंट पे। रितेश को क्लियर है भाई, और सारे बच्चों का क्या कहना है, कुछ पूछना चाहते हो तो बता दो। और यहाँ पे मैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वगैरह नहीं निकाल रहा हूँ गाइस, वो आपको ही लॉस कर जाएगा, प्लीज़ इस बात को समझो। अगर मेरा क्या है, मैं तो निकाल करके चला जाऊँगा, बट लॉस में आप जाओगे। यस और नो? लॉस में आप जाओगे। अगर मैं भाई गाइज अगर मैं बात करूं यहाँ पे लो टाइड कैसे हुआ, लो टाइड इसलिए हुआ क्योंकि आप देखो भाई जो ये लूनार डे में हो रहा है और अर्थ एक जगह पे तो रुकी नहीं हुई है, और अर्थ के दो ब्लज होते हैं। जब क्या होता है उस प्लेस पे ग्रेविटेशन फोर्स ज़्यादा लगेगा, देखो एक अपने एक्सिस पे भी रोटेट करती रहती है, ठीक है ना। तो वो क्या होता है भाई, जब वो मैं अब इसको ब्लज को कराऊंगा तो फिर मुझे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पूरा अपनाना पड़ेगा। बस इतना समझो कि जब ग्रेविटेशन फोर्स ज़्यादा लगेगा तो हाई टाइड लगेगा, जब कम होएगा तो लो। नहीं तो अगर मैं ब्लज को पढ़ाने गया तो फिर बहुत ज़्यादा डिटेल में चले जाएंगे, ठीक है ना। एब का मतलब क्या होता है, देखो
एब का मतलब क्या होता है ये समझ लो आप आसान भाषा में, अगर मैं बात करूँ, मैं शो हो रहा हूँ या नहीं हो रहा हूँ पता नहीं। एब का मतलब होता है जहाँ पे जब हाईएस्ट पॉइंट पे आप पानी पहुँच गया, एब का मतलब होता है इसका नीचे आना धीरे धीरे। जो नीचे आने की प्रोसेस है ये बेसिकली एब है। ये समझो जब स्लोली स्लोली नीचे आएगा तो एब है, और जब इस पॉइंट पे पहुँच जाएगा तो इसको हम लोग बोल देते हैं लो टाइड। एब ये प्रोसेस है भाई, यहाँ पे क्लियरली मैंने लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे अगर मैं गाइस में बात करूँ, यहाँ पे देखो वाटर स्टॉप्स फॉलिंग, ये वर्ड देखो, ये होता है लो टाइड। और यहाँ पर सी लेवल लगातार कम हो रहा है, पानी का लेवल लगातार गिर रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे दोनों में समझ पा रहे हो क्या? लो टाइड में अगर मैं बात करूँ तो जो वाटर लेवल का फॉल होना है वो स्टॉप हो जाएगा, और वहाँ पर स्टॉप नहीं होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे साफ साफ मैंने वर्ड इसलिए लिखा है कि यहाँ पे रुक जाएगा। आई होप इतने में समझ में आना चाहिए, क्योंकि फिर उसके बाद मैं आपके मतलब की बात आपको बता देता हूँ जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है। सर एक बार लूनार एंड एक्लिप्स डे बता दो। भाई लूनार अगर मैं बात करूँ यार, ये तो बहुत सिंपल है। देखो भाई यार, एक काम करते हैं, पहले ये वाला टॉपिक हो जाने दो, उसके बाद मैं वो एक्लिप्स के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूंगा, कोई इतना इशू नहीं है, वो बहुत आसान सी चीज़ है भाई। हाँ देखो, आपको एक बात याद रखना है कि कभी भी जब ये लूनार डे होता है, जब कभी भी लूनार डे होता है तो आपको याद क्या रखना है कि विद इन 24 आवर्स ये पॉइंट आपको नोट बना करके याद रखना है। सारे बच्चे ध्यान से सुनना, ये आपको नोट बना करके याद रखना है, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में 10 बार पूछा जा चुका है, और लास्ट ईयर भी जेईई में आया था। देखो अभी मैं बता दूंगा आसिफ, आपका जो पॉइंट है उसको मैं कवर करा दूंगा कि बेसिकली लूनार डे के दिन में आपको क्या देखने को मिलेगा। 24 आवर्स 24 घंटे है ना, 24 आवर्स एंड 50 मिनट के अंदर अंदर। अब इसका भी पूरा कैलकुलेशन है, मैं आपको बता दूं, बट यार वो आपके काम का है नहीं, तो आपको फालतू में मैं क्यों बताऊं, समझ रहे हो। इसलिए आपको ये डाटा याद रखना है कि 24 घंटे और 50 मिनट, क्योंकि देखो कल मैंने सोलर सिस्टम देखा था ना, मैं पूरा लाइफ साइकिल वगैरह सब कुछ पढ़ाया था, क्योंकि आपके काम का था वो, बट यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। विद इन 24 आवर्स एंड 50 मिनट गाइस, अगर मैं आपको बात करूँ तो यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं क्या, 2 हाई टाइड देखने को मिलते हैं, 2 हाई टाइड देखने को मिलते हैं। और अगर मैं बात करूं कि 2 हाई टाइड के बीच में गैप कितना होगा, तो आप बताओ बिटवीन 2 हाई टाइड गैप कितना होगा, तो आप खुद बता सकते हो 12 आवर्स एंड 25 मिनट। और इसी के ऊपर बेस्ड आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया था। और ये क्यों होता है, क्योंकि 2 ब्लजेस बनते हैं अर्थ में। अब बेटा वो ब्लजेस मैं बताऊंगा ना तो बहुत डिटेल हो जाएगा, इस बात को आपको समझना है, ठीक है। ये बात समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, अगर ये बात सबको समझ में आ रहा है क्या ना? हाँ बिल्कुल भाई, अगर 2 हाई टाइड बनेंगे तो साथ में क्या बनेंगे, 2 लो टाइड भी बनेंगे, है ना। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। 2 हाई टाइड बनेंगे तो 2 लो टाइड भी बनेंगे। और अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि एक हाई टाइड और एक लो टाइड के बीच में कितना डिफरेंस है, तो जस्ट हाफ कर दो आप, जस्ट हाफ कर दो आप। कितना हो जाएगा इस, मुझे कोई बता सकता है? कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल है यार, इसको हाफ कर दो, कितना हो जाएगा ये 6 आवर्स। और नियर अबाउट अगर मैं बात करूँ तो लगभग 13 मिनट, 12.5 मिनट, यस और नो, एक हाई टाइड और एक लो टाइड के बीच में। इसी के ऊपर बेस्ड आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है जो लूनार डे में देखने को मिलता है। बात समझ पा रहे हैं क्या? हाँ जी, ये एक छोटा सा नोट है गाइस। देखो मैं चाहूँ तो आपको पूरा मैं पढ़ा सकता हूँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, पर यार कोई काम का नहीं है, अपना आउटपुट आएगा यही, तो सीधे सीधे हम कंक्लूड करें वो बेटर है। एग्जाम के हिसाब से पढ़ना चाहिए, वो ज़रूरी है। अब गाइस आप सारे बच्चे जानते हो लूनार एक्लिप्स, हाँ नहीं भाई 6 आवर एंड 25 मिनट नहीं हो सकता, आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दो। टोटल क्या है 24 आवर एंड 50 मिनट, इसका हाफ करोगे तो कितना हो जाएगा 12 आवर एंड 25 मिनट। तो एक हाई टाइड और एक लो टाइड के बीच में कितना हो जाएगा, इसका हाफ कर दो ना आप, इसका हाफ कर दो, ठीक है ना। हाँ जी, 6 आवर एंड 12.5 मिनट, और मैंने अप्रॉक्सीमेटली कितना लिख दिया है 6 आवर एंड 13 मिनट, ठीक है। तो ये आप समझ चुके हो ना, ये आप समझ चुके हो आई होप सारे बच्चे। तो आप बोलो तो मैं यहाँ पे एग्जैक्ट लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, 12.5 मिनट। लो एंड हाई टाइड बेस्ड ऑन द राइस एंड वाटर लेवल अबव बिलो इन सर्टेन थ्रेशोल्ड लिमिट। हाँ जी बिल्कुल रितेश, यही बात हो रही है। पहले हाई टाइड होगा ना भाई सुशील, ठीक है ना। चलें, पहले हाई टाइड होगा फिर तो लो टाइड होगा, चलें डन। तो गाइस ये इतनी बात आपको याद रखनी है। अब सारे बच्चे आप लोग खुद बताओ
कि अगर मैं बात करूं लूनार एक्लिप्स क्या होता है, आप सारे बताओ सिंपल भाषा में लूनार एक्लिप्स क्या होता है। अब ये पार्शली भी होता है, फुली भी होता है, बट सिंपल वे में आप लोग बताओ लूनार एक्लिप्स यानी कि चंद्र ग्रहण क्या होता है। अगर आप ये समझ जाओगे तो इसका उल्टा हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल रितेश करेक्ट है वो। बताओ लूनार एक्लिप्स में चंद्र ग्रहण में क्या होता है। सारे बच्चे मुझे एक बार कमेंट करके बताओ लूनार एक्लिप्स यानी कि चंद्र ग्रहण क्या होता है। सारे बच्चे मुझे बताओ। इसमें क्योंकि इतना कुछ खास कराने जैसा है नहीं, इसलिए मैं आप लोगों से ही पूछ रहा हूँ। बताओ बेटा, ये बहुत ही सिंपल चीज़ है। बिल्कुल अनुपम बिल्कुल सही बात बोल रहे हो। देखो या तो पार्शली होगा या तो फुली। अगर फुली हो जाएगा तो जैसा अनुपम आप बोल रहे हो, यहाँ पर आप बोल सकते हो गाइस कि जो आपको बस, हाँ अगर हम लोग बात करें जो अर्थ आ जाएगा किसके बीच में, सन एंड मून के बीच में। तो सपोज करो एक तरफ आपका सन है, यहाँ पर आ जाएगा अर्थ और यहाँ पर आ जाएगा क्या, मून। बात समझ पा रहे हैं, सेम लाइन। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर हम लोग बात करें सेकंड वाले केस में, सेकंड वाला केस के बारे में बात करें है ना आसिफ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका आ गया सन, यहाँ पर आ जाएगा मून और यहाँ पर आपका क्या जाएगा, अर्थ। ये कौन सा केस है गाइस? सेकंड वाला केस क्या है? ये तो अपन लोगों ने फर्स्ट केस देख लिया। सेकंड वाले केस को हम लोग क्या बोलेंगे बताओ? सेकंड वाला जो केस है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सारे बच्चे मुझे कमेंट करके बताओ। ये मैं आप लोगों से ही पूछूंगा बेटा, ये मैं आप लोगों को नहीं पढ़ाऊंगा ये आपको ही बताना, ये बचपन से आप जानते हो सारे बच्चे। बताओ, ये सारे बच्चे मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है ना। ये दो केसेस होते हैं, ये दो केसेस होते हैं दोनों एक्लिप्स में, और ये सारे बच्चे मुझे कमेंट करके बताएंगे तुरंत। बताएं बताएं बताएं, मैं आप लोगों का ही देख रहा हूँ। तो गाइस ये सारे बच्चे मुझे कमेंट करके बताएं, और अगर फिर भी नहीं बता पाते हैं तो मैं इसको फिर से बता दूंगा, इसमें ऐसा कुछ खास है नहीं, ठीक है। और आज का जो सेशन है मैं यहीं तक रखूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, और सारे बच्चे कमेंट करके बताएं ये दोनों केस कौन कौन से होते हैं, आप कमेंट करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।